आज एक बार फिर हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन की। एएमडी के सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स पर हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल, रेटिना स्पेशलिस्ट, अग्रवाल हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर। गुड मॉर्निंग सर, यूडे मनी क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सारी विजन, सेंट्रल विजन, शार्पनेस, डेप्थ ऑफ फोकस, जो भी आप देखते हो रोज, वो आती है मैकुला। एआरएमडी में इस बीच वाले भाग में सबसे ज़्यादा असर होता है और आपकी जो सेंट्रल विजन है, बीच की नज़र, वो प्रभावित। नॉर्मली डेली लाइफ में हम एक आंख बंद करके चेक नहीं करते अपनी आंखें, और मैकुलर डीजनरेशन में यही होता है। पेशेंट को एक आंख में सबसे पहले चालू होता है मैकुलर डीजनरेशन, मोस्ट कॉमनली। उसकी दूसरी आंख में बहुत अच्छा विजन होता है। अगर आप एक स्मोकर हैं, चेन स्मोकर है, या कभी कभी भी लेते हैं, तो टोबैको, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो च्यूइंग टोबैको हो, टोबैको एक ऐसा चीज है जो कि सीधे लिंक किया गया है मैकुलर डिजेनरेशन से। जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है फर्स्ट ग्रुप से, और आप बहुत हाई रिस्क पे हैं एआरएमडी के। गांव में तो बीड़ी का बहुत ज्यादा चलन है आज भी। तो वो कई बार लोग बहुत एक दो में उनको लगता है इससे कुछ नहीं होता होगा। देखिए, पॉइजन इज पॉइजन, चाहे आप उसको कम डोज में लें या आप ज्यादा डोज में लें, जहर जहर होता है। उस डाई को बोलते हैं फ्लोरोसिन, और वो आपके हाथ में इंजेक्ट होती है और फिर आंखों की फोटो ली जाती है उस कैमरे से। ये भी 10-15 मिनट का काम है। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आप लेट हो गए तो आज की तारीख में जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, उससे आपकी नज़र वापस नहीं आए। सर, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या एआरएमडी के डायग्नोसिस में कुछ नई टेक्निक्स आई हैं, कुछ एडवांसमेंट हुआ है पहले के कंपैरिजन में? देखिए, जब मैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम स्टूडेंट्स थे और हम एआरएमडी के बारे में पढ़ा करते थे, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, तो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में था इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। और पिछले 10-15 साल में जो इक्विपमेंट आए, जो मशीनरी आई है इसको डायग्नोस करने के लिए, और जो नए ट्रीटमेंट्स आए, मैं कहता हूँ पाथ ब्रेकिंग है। अब ट्रीटमेंट इतना सरल हो गया है और इतना इफेक्टिव हो गया है कि बहुत सारे लोग, हज़ारों में, लाखों में ब्लाइंडनेस से बच रहे हैं इस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वजह से। सर, तो इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि पेशेंट शुड बी अवेयर कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि एवरी पेशेंट, हर पेशेंट जो कि 50 साल से ऊपर है, उसको एक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपनी आँखों की। अपनी बिजी लाइफ में वो 2 मिनट या 3 मिनट हफ्ते में 15 दिन में एक बार निकाल ले। और सिंपल एक करना, एक ग्रिड होता है, एम्सलर ग्रिड, जिसमें सीधी लाइनें होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसे बहुत सिंपल तरीका है, मैथ्स की बुक होती है, अपन पढ़ते थे तो उसमें चौकोर होते हैं, वो देख सकता है। तो अगर उसको कोई भी टारगेट वो फिक्स करता है और सीधी लाइनें देख रहा है, अगर उसको एक आंख बंद करके वो सीधी लाइनें सीधी नहीं दिख रही और टेढ़ी दिख रही हैं या बेंड दिख रही हैं, तो इसका मतलब उसके मैकुला पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। सिमिलरली वो लेफ्ट आई बंद के राइट आई भी चेक करे और राइट आई बंद करके लेफ्ट आई भी चेक करे, और ये 15-20 दिन में, महीने में एक बार चेक कर ले। और उसको जरा सा भी डाउट हो तो ही हैज़ और शी हैज़ टू कम टू द डॉक्टर और रेटिना स्पेशलिस्ट टू बी स्पेसिफिक। ये तो पहली बात हो गई सेल्फ अवेयरनेस की। अब जब पेशेंट यहाँ पर आता है, जनरली जैसे मैंने कहा कि दे आर नॉट अवेयर और दे कम वेरी लेट, तो एक बार लेट होने के बाद एआरएमडी अनट्रीटेबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक दाग बन जाता है सेंट्रल पार्ट पे, स्कार बोलते हैं। लेकिन अब वो अगर अर्ली स्टेज में आते हैं पेशेंट्स, तो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। उसके लिए हम ऑब्वियसली जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे नज़र की जांच करना, प्रेशर की जांच करना, रेटिना की जांच करना, ये सब तो करते ही हैं। उसके अलावा 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली एआरएमडी के लिए। पहला है ओसीटी। ओसीटी एक मशीन होती है जिससे पर्दा यानी कि रेटिना की मोटाई और उसका कंटूर, मतलब उसकी शेप का आंकलन होता है, एनालिसिस होता है। ओसीटी का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें रेडिएशन नहीं निकलता, ये बहुत सेफ टेस्ट है, और 5 मिनट में आपकी पूरी रेटिना की जांच हो जाती है। तो ओसीटी होता है, उससे हमें 2 चीज़ें पता पड़ती हैं। एक तो कि स्वेलिंग आ रही है नहीं आ रही है, ड्राई एएमडी है या वेट एएमडी है, और दूसरा आजकल एक ओसीटी का ही एडवांस्ड फॉर्म आ रहा है, ओसीटी एंजियोग्राफी, जिससे हमें मैकुला के पीछे की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता पड़ जाता है। तो वी कैन डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एआरएमडी बाय ओसीटी। तो ओसीटी सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है एआरएमडी के डायग्नोसिस के लिए, और ओसीटी मशीन जनरली हर रेटिना स्पेशलिस्ट के पास होती है। तो अगर आप जाएंगे तो ओसीटी तो एक मस्ट टेस्ट है।
सेकंड जो मशीनरी होती है वो है फंडस फोटो। फंडस फोटो क्या है? सिंपल एक कैमरा है जो आपका रेटिना यानी कि आंख के पर्दे की फोटो लेता है। और अगर आपका रेटिना स्पेशलिस्ट को लगता है कि और डिटेल में कोई जानकारी चाहिए कि ARMD कितना फैला हुआ है, किस स्टेज पर है, तो वो एक डाई इंजेक्ट करते हैं। उस डाई को बोलते हैं फ्लोरोसिन, और वो आपके हाथ में इंजेक्ट होती है और फिर आंखों की फ़ोटो ली जाती है उस कैमरे से। ये भी 10-15 मिनट का काम है। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, और इससे वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कब चालू हुआ, किस स्टेज पर है। तो इन कॉम्बिनेशन अगर आपके पास ARMD मतलब आपको डाउट है और आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं पहली बार, तो OCT तो मस्ट है होना। और उसके मतलब अगर आपके डॉक्टर को लगता है तो वो एंजियोग्राफी मतलब फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी भी करवाएंगे। तो फंडस फोटो, OCT और एंजियोग्राफी, ये 3 टेस्ट हैं जिससे कंफर्म होगा डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। सर अभी आपने OCT में मोटाई की बात की थी, तो मोटाई स्वेलिंग होती है तो मोटाई मतलब ज़्यादा मोटा हो जाता है? हाँ बिल्कुल, मोटाई स्वेलिंग होती है, और अर्ली स्टेजेस में जब फ्रेश लीकेज होती है तो मोटाई ज़्यादा हो जाती है, वो OCT में पता पड़ जाती है। और लेट स्टेजेस में जब क्या कहते हैं बिना ट्रीटमेंट के वहाँ पे स्कार बन जाता है, दाग बन जाता है, तो मोटाई कम भी हो सकती है। और इसीलिए हम मॉनिटर करते हैं कि आप आए, आपने OCT कराई, हमने थिकनेस एवेलुएट करी, मोटाई ज़्यादा लगी, फिर हमने ट्रीटमेंट किया, फिर दोबारा 1-2 महीने बाद हमने दोबारा OCT करी। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी थिकनेस या स्वेलिंग कम हो रही है या नहीं हो रही। सर हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ड्राई AMD वेट AMD में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो जब या कुछ में डायरेक्टली भी वेट होता है शायद, बिल्कुल। तो जब वेट AMD हो जाता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, वेट AMD एक बहुत घातक बीमारी है आपकी विजन के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आप लेट हो गए तो आज की तारीख में जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, उससे आपकी नज़र वापस नहीं आएगी। तो जैसे मैंने कहा, इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ आपको हल्का सा ब्लर दिखेगा, सेंट्रल ब्लैक स्पॉट दिख सकता है, काला धब्बा दिख सकता है आपकी नज़र के सामने, और टेढ़ा मेढ़ापन, सीधी लाइन टेढ़ी दिखेगी, जिगजैग दिखेगी। ये सबसे इनिशियल साइंस है। बट अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया और उन सिम्टम्स को इग्नोर किया, और अगर आप लेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे परमानेंट एक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा आपकी नज़र के सामने। तो जैसे अगर आप एक आंख बंद करके देख रहे हैं, आपको सीधे की चीज़ दिखेगी, मतलब सीध में चीज़ दिखेगी और साइड में नहीं दिखेगी। जैसे मानिए कि आप घड़ी देख रहे हैं, तो आपको है ना सेंट्रल जो है पोर्शन घड़ी का सर्कल वो नहीं दिखेगा, और साइड में आपको नंबर दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेंट्रल विजन होती है। तो लॉस, परमानेंट लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ARMD का, कि बीच की नज़र आपकी परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी अगर आपने ट्रीटमेंट में लेट किया। और आज की तारीख में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे वो विजन वापस आ सके एक सर्टेन स्टेज के बाद। सर तो जैसे आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट की बात हम करना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है इसका, अगर टाइमली पेशेंट आ जाता है तो? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पेशेंट खुद अपना ट्रीटमेंट करेगा बाय द वे ऑफ अवेयरनेस, एम्सलर ग्रिड मॉनिटरिंग, सीधी लाइन को देखना, एक टारगेट फोकस करना घर में आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बीमारी में जो मैं पहले बताना आपको भूल गया, पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। तो जिस बीमारी में दर्द होता है पेशेंट डॉक्टर के पास जल्दी आता है, जो पेनलेस चीज़ होती है उसमें पेशेंट लेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ARMD पेनलेस है, इसमें बस एक ही सिम्टम होता है, सेंट्रल विजन लॉस। अगर आप टाइमली आ जाते हैं और स्कार नहीं बना होता है, तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, और सबसे कॉमनली परफॉर्म जो ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन होता है वो आपकी आँख में लगता है, बहुत ही बारीक सुई होती है, 30 गेज नीडल, उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता, उसमें हम कोई मतलब सुन एक ड्रॉप से कर लेते हैं। अगर आप प्रोसीजर की बात करें, ये 5-10 मिनट का प्रोसीजर है टोटल। और अगर आप इंजेक्शंस की बात करें, इसको इंजेक्शंस का नाम होता है anti-VEGF, एंटी VEGF इंजेक्शन। इससे स्वेलिंग कम होती है। मार्केट में आज की तारीख में बहुत सारे अलग अलग तरह के anti-VEGF अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइस रेंज में हैं, बट सारे ये anti-VEGF बहुत सेफ़ हैं। इनके पीछे बहुत शोध हो चुका है, बहुत सेफ़ हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि anti-VEGF वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है। आप गए डॉक्टर के पास, आपके रेटिना स्पेशलिस्ट ने आपको anti-VEGF रिकमेंड किया और आप एक लगाने के बाद दोबारा नहीं गए, ऐसा नहीं होगा। anti-VEGF और बीमारी इस प्रकार की है कि मल्टीपल लगते हैं, हर महीने में लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्वेलिंग। तो आपके रेटिना स्पेशलिस्ट ने anti-VEGF इंजेक्ट किया आपकी आँख में, फिर आपको 1 महीने बाद बुलाया, आपकी OCT दोबारा करी और चेक किया
कि आपकी स्वेलिंग कम हुई है या नहीं हुई। अगर स्वेलिंग कम हो जाती है तो वो दोबारा नहीं लगाएंगे, अगर स्वेलिंग कम नहीं होती तो मल्टीपल लग सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि कितने लगेंगे। ये फॉर्मूला किसी के पास भी नहीं है, हर पेशेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कुछ पेशेंट्स में काफ़ी इंजेक्शन लगते हैं, कुछ पेशेंट्स में बहुत कम लगते हैं। बट अगर स्वेलिंग है तो इंजेक्शन लगेंगे, अगर स्वेलिंग नहीं है तो इंजेक्शन नहीं लगेंगे। इसको हम बोलते हैं PRN डोजिंग, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सर, तो जैसे आपने कहा कि किसी पेशेंट में कम और किसी में ज़्यादा, तो इसके पीछे क्या पेशेंट के लाइफस्टाइल का कोई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल तो है ही। अगर आप, जैसे मैंने कहा, टोबैको नहीं छोड़ पा रहे हैं और टोबैको इज़ द मेन कॉज ऑफ योर डिजीज़, मैं इंजेक्शन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ हर महीने, बट आपकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इट इज़ यूजलेस। एक्चुअली द ट्रीटमेंट इज़ यूजलेस। मैं कितने भी इंजेक्शन लगा लूँ, आपकी जो बेसिक कॉज है बीमारी का वही आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर इंजेक्शन लगते रहेंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन मल्टीपल लगते हैं, वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा, तो हर पेशेंट जो कि हर इंसान जो कि देख रहा है वीडियो और वो 30 to 50 की एज ग्रुप में है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस अपना करा लेना चाहिए। क्यों करा लेना चाहिए? क्योंकि पहले 7-8 साल पहले ये बीमारियां मेडिक्लेम में कवर्ड नहीं थी। अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इन बीमारियों को मेडिक्लेम में मतलब इंक्लूड करती हैं। ये इंजेक्शंस आपको कैशलेस या रीइंबर्समेंट में लग सकते हैं, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे आप मध्य वर्ग के हों या आप लोअर मिडिल क्लास हों, ये रिकरेंट ट्रीटमेंट किसी के लिए भी फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा बर्डन है। चाहे कितना भी सस्ता इंजेक्शन हो, महंगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर वन टाइम ट्रीटमेंट है, आदमी अफोर्ड कर लेता है, लेकिन अगर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं तो हर किसी को पॉकेट में पिंच करेगा वो। और ये एक मेन रीज़न है इंडिया में कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बर्डन, ये ट्रीटमेंट आधा अधूरा रह जाता है। पेशेंट आता है, 1 लगवा लेते हैं, 2 लगवा लेते हैं, लेकिन कब तक लगवाएंगे? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। और वो अगर ट्रीटमेंट आधा रह जाता है तो बीमारी आगे प्रोग्रेस कर जाती है, और फिर वो सेंट्रल विजन परमानेंटली हमारा लॉस्ट हो जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके पॉकेट में ज़्यादा बर्डन नहीं है, आप एक साल में प्रीमियम दे रहे हैं, और ये बहुत ही अनमेट नीड है। बहुत लोगों को नहीं पता कि उनको अपना एक मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, स्पेसिफिकली पेशेंट्स जो कि 30 to 50 के बीच में हो, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा एज में प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी बहुत बढ़ जाता है, और कई बार कंपनियां देती भी नहीं है। तो एवरीबडी हु इज़ इन दैट एज ग्रुप प्री ARMD स्टेज, दे शुड गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस डन एज सून एज पॉसिबल। और इससे बाकी पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का तो फायदा वो तो है ही, बाकी बीमारियां तो हैं। ये मेंटालिटी मैंने बहुत देखी है कि लोगों को लगता है कि बीमारी तो हमको होने वाली नहीं है, इतना प्रीमियम का पैसा क्यों दिया जाए। एग्जैक्टली। लेकिन सर, जैसे इंजेक्शन के अलावा क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन को लेकर के कुछ ऐसा रहता है कि आंख में इंजेक्शन कैसे। देखिए, आज की तारीख में बहुत इंजेक्शंस इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सबसे लाभदायक ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ही है, क्योंकि एक तो साइड इफेक्ट बहुत कम है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ड्रॉबैक क्या है? मल्टीपल लगते हैं, एक इंजेक्शन से काम नहीं चलता। बहुत सारी रिसर्च हुई है और ट्रीटमेंट्स मोडालिटीज़ में, जैसे कि ऑपरेशन, लेज़र, बट ये सारे ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला रिसर्चर्स को, और ये आई थी मार्केट में, बट ये बहुत जल्दी आउट हो गई और कमर्शियली ज़्यादा पॉपुलर कभी भी नहीं हुई, क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत पुअर थे। तो आज की तारीख में एज ऑफ नाउ इंजेक्शन सबसे बेनिफिशियल और द ओनली ट्रीटमेंट आई वुड से फॉर वेट AMD अवेलेबल है। सर, तो वैसे तो आपने बहुत डिटेल में सारी बातें बता दी हैं, बट एक बार आखिर में मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जिनको AMD डायग्नोस हो गया है और जिनको नहीं हुआ है, वो दोनों किस तरीके से अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी बात, जो आपको ये लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं और आपको कुछ नहीं हो सकता, आपकी आंखों को कुछ नहीं हो सकता, ये भ्रम है। मैंने इतने सारे ARMD पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट उनको ARMD हो चुका है। तो जिनको जो 50 साल से ऊपर हैं, उनको अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है आंखों की, एक रेटिना स्पेशलिस्ट को रेगुलरली चेक कराना है। ये ज़रूर है कि अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है तो ARMD डेवलप होने की चांसेस बहुत कम हैं, बट स्टिल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कभी नहीं हो सकती है बीमारी, तो ये गलत है, आपको भी हो सकती है ये। तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड रेगुलर रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है।
और जो सेकंड ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं जिनकी बहुत एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो कि जंक फूड बहुत खाते हैं, जो कि हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, जो फैट हैं, ओबीज हैं, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है फर्स्ट ग्रुप से, और आप बहुत हाई रिस्क पे हैं ARMD के। और सेंट्रल विजन सब कुछ है लाइफ में, आपके पढ़ने को लेके, आपको टीवी देखने के लिए, आपकी ड्राइविंग के लिए, तो आप सेंट्रल विजन को आप लाइटली नहीं ले सकते। तो यू शुड बी मोर अवेयर एंड लिव अ प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट गुड फूड, एक्सरसाइज अ लॉट एंड लीव स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल। सर, स्मोकिंग का जिक्र बार बार आता है, जैसे लोगों को लगता है कि एक दो ही तो हम एक सिगरेट है, या गांव में तो बीड़ी का बहुत ज़्यादा चलन है आज भी। तो वो कई बार लोग बहुत एक दो में उनको लगता है इससे कुछ नहीं होता होगा। देखिए, पॉइजन इज पॉइजन, चाहे आप उसको कम डोज में लें या आप ज़्यादा डोज में लें, जहर जहर होता है। और ऐसा कोई मतलब रिसर्च नहीं है कि आपने अगर डोजेज कम कर दी तो आपकी ARMD के चांसेस खत्म हो जाएंगे और बीमारियों के। और मैं स्मोकिंग सिर्फ ARMD के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद भी जानते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ डिजीजेज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो BP हो, और चाहे वो ARMD हो, सब स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो स्मोकिंग एक कॉमन फैक्टर है जो कि आपको अपनी लाइफस्टाइल से तुरंत एक्सक्लूड या निकालना है। थैंक यू सो मच सर, आपने AMD जैसी सीरियस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में इतना योगदान दिया, हमें इतना समय दिया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई हेल्थ इंश्योरेंस वाली, वो लोगों के बहुत काम की रहेगी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि कॉस्ट की वजह से लोग ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ देते हैं, जैसा कि आपने कहा। तो इससे ज़रूर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप यूडेमोनिया क्वेस्ट से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स पर आपके सारे डाउट्स के क्लैरिफिकेशन मिलेंगे जाने माने एक्सपर्ट्स से। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।